आपको ये जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर श्रमिकों के साथ जो बीत रहा है इस वक्त, जब वो अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, उन सारे हालात का तो मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ, वो आप और हम अब सब जानते हैं। लेकिन जो मैं आज बात करने के लिए आई हूँ, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने आर्गुमेंट्स रखे और जो बातें कही, वो बहुत चिंताजनक बातें हैं। वो चिंता में डालती हैं, आने वाले दिनों में वो दिशा भी दिखाती हैं कि सरकार का रवैया क्या है। और इसलिए मुझे जरूरी लगा कि मैं आपके साथ वो बातचीत शेयर कर सकूं। आप लोगों को मालूम ही होगा कि पहली बार पिटीशन मार्च में डाली गई थी कि इन श्रमिकों को दिक्कतें हो रही हैं, उनके घरों में उनको पहुंचाना चाहिए, खाना पीना ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, सड़कों पे पैदल चल रहे हैं। वो पिटीशन में जो सरकार ने जवाब दिया उसको सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने स्वीकार कर लिया था। इसलिए उसमें से कोई दिशा निर्देश नहीं निकला था कि उनके साथ क्या रवैया सरकारों को, प्रशासन को करना चाहिए। दूसरी बार फिर एक पिटीशन डली थी, जिस पिटीशन के चलते हुए 15 मई को जब उस पिटीशन को खारिज किया गया तो तब भी मोटा मोटी सरकार की तरफ से जो जवाब पेश किए गए थे उन्हीं को एक्सेप्ट कर लिया गया और वो पिटीशन खारिज हो गई थी। लेकिन इस बार बहुत से दिग्गज वकीलों ने जो पहल ली और सुप्रीम कोर्ट को लिखा, अब उस केस की सुनवाई के सिलसिले में ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये कहा था कि मजदूरों से किराया नहीं मांगिए, ना केंद्र मांगे ना राज्य सरकारें मांगे, और उनका इंतजाम कीजिए, उनको भेजिए। और साथ में ये भी कहा था कि जब तक आप उनका इंतजाम भेजने का नहीं कर पा रहे हैं, उनको ठीक जगह पे रख के उनको खाना पाना दीजिए। उसी के सिलसिले में उसी केस की कल फिर से सिटिंग जो चल रही थी, उस सिटिंग में सॉलिसिटर जनरल ने जो बातें कही वो बात मैं आपके बीच में शेयर करने के लिए पहुंची हूँ। उन्होंने ये कहा कि सरकार सब कुछ कर रही है, अब कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब इंतजाम है, लेकिन ये कुछ लोग ये फालतू की शिकायत कर रहे हैं। मीडिया के अंदर बिना मतलब कुछ ही सीन्स को बार बार दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया के अंदर भी जो कंप्लेंट की जा रही हैं वो ठीक नहीं है। और उन्होंने एक किस्म का एक धमकी के लहजे में ये कहा कि आप लोग जो हैं, एक किस्म का कहने की कोशिश की कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। और ये भी कहा कि आप लोगों ने क्या किया है इस देश के लिए। बहुत ही एरोगेंस के साथ, दंभ के साथ जो वर्कर्स के लिए खड़े थे उन्हीं के ऊपर प्रश्न करने शुरू कर दिए सॉलिसिटर जनरल ने, अपने जवाबदेही देने की बजाय। और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कहना कि तुमने क्या कर लिया है इस कोविड-19 की महामारी में, तुम्हारा क्या योगदान है, जो ये प्रश्न उठा रहे हो। सबसे बड़ा यही योगदान है कि वो प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि ये महामारी जिसके बारे में मिस्टर तुषार मेहता आपने ये कहा कि दुनिया के अंदर ये सबसे डिफिकल्ट चैलेंज है, या आपकी भाषा है, ये डिफिकल्ट चैलेंज है। तो जब डिफिकल्ट चैलेंज है तो उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए जब उस चैलेंज से भिड़ना है तो फिर सबने मिलकर के भिड़ना है ना। दुनिया ने भी आपस में और देश के भीतर भी सबने मिलकर के उस चैलेंज से भिड़ना है। तो फिर ये इस किस्म की भाषा क्यों? अगर किसी को ये लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं हैं, करोड़ों मजदूरों की जिंदगी का सवाल हो गया है और इन्हीं मजदूरों ने देश के अर्थतंत्र को फिर से उठाने में काम करना है, और अपने ही देश के ये करोड़ों वासी हैं गांव और शहर के, जिनके साथ आज ये हालात पैदा हो गए हैं। चूंकि बिना प्रिपरेशन के नोटबंदी की गई थी उसको देश ने भुगता था, लेकिन ये तो एक प्राकृतिक विपदा है। इस समय में भी बिना तैयारी के 4 घंटे के दौरान लॉकडाउन हो गई, पूरी देश की जनता ही लॉकडाउन हो गई, काम धंधे भी लॉकडाउन हो गए। ऐसी स्थिति में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको सामने लाना, उजागर करना,
और जो पीड़ित हैं, हताश हैं, उनकी आवाज बनना, उनके लिए कुछ करने को कहना और सबसे उच्च कोर्ट के अंदर गुहार लगाना कि संविधान इस बात की मांग कर रहा है कि आप कुछ कहिए, आप कुछ बोलिए, इनके साथ खड़े होइए, जवाबदेही मांगिए। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? क्वेश्चन ये नहीं है कि किसने 1 करोड़ दिया, किसने 4 करोड़ दिया, किसने 50 लाख दिया या किसी ने 100 रुपए। पीएम केयर्स में तो 100 रुपए भी मांगे गए। वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि इस महामारी से निपटने के वास्ते सबने एक साथ चलना है। तो जो हमारा सबसे प्रताड़ित हिस्सा हुआ है, उसकी प्रताड़ना कैसे कम की जाए, उसका कष्ट कैसे कम किया जाए, अपने ही नागरिकों का, उसकी आवाज उठाना बहुत बड़ा योगदान होता है। मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, जरा अपने ज्ञान को थोड़ा सुधार लीजिए। और आपने ये कहने की कोशिश की कि केवल सरकार कर रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें अपने देश की सैकड़ों वर्षों की सभ्यता के ऊपर बहुत आज गर्व है, सम्मान है। हमारे देश के आम लोगों ने सरकार की जहां कोताही रही, जहां कमियां रही, जहां वो अपने वायदों के हिसाब से पूरा नहीं उतर पाए, लोगों को खिला नहीं पाए या सबको राशन नहीं दे पाए, बहुत लोग छूट गए, वहां उस कमी को किसने पूरा किया? हमारे देश की धार्मिक संस्थाओं ने पूरा किया। हमारे देश के मजदूरों के, किसानों के, विद्यार्थियों के, नौजवानों के, महिलाओं के और स्वतः स्फूर्त कई संगठनों के बहुत सारे लोगों ने मैदान में उतर करके लोगों के लिए काम किया। कहीं कहीं तो किसी एक ने पहल ली, फिर दूसरे को जोड़ा, फिर एक ग्रुप खड़ा हो गया और उन सब ने मिल करके जो जरूरतमंद थे उनके लिए कुछ न कुछ किया। ये हमारे देश की संस्कृति की खूबी है, सांझी विरासत की खूबी है, ये हमारी सभ्यता की खूबी है। और इसलिए इस सब चीज का सरकार को फायदा उठाना चाहिए था। इस बहुत बड़ी महामारी से निपटने के लिए अपने देश की संस्कृति को समझते हुए ही पूरे आवाम को, जनता को, संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को, पार्लियामेंट को, राज्य सरकारों को, सबको साथ लेके चलना चाहिए था। तो आज जितनी बड़ी दिक्कत के अंदर मुल्क है, आर्थिक संकट भी और तेजी से गहरा हो रहा है और मजदूर भी काम पे लौटने की बजाय वो अपने गांव की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हालात देश को नहीं देखने पड़ते। इसलिए वो भूले नहीं कि देश की इस दिक्कत में, इस मुश्किल में हमारे देश का आवाम खड़ा हुआ है, हमारे देश के लोग मैदान में उतरे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी इस मैदान में उतरे हैं। इसलिए हम्बलनेस रहनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगी। प्रधानमंत्री सिर्फ इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कंपैशन का भी प्रयोग करते हैं और स्टेट्समैनशिप का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि उनकी कैबिनेट और उनके मित्र और सहयोगी उसका ख्याल नहीं करते, उनकी पार्टी उसको सरंजाम नहीं देती, तो लाजमी बात है कि उनके सॉलिसिटर जनरल जो उनकी सरकार के हैं वो भी ये हम्बलनेस नहीं दिखा रहे हैं। एक और जो बात जिसके ऊपर मुझे बहुत चिंता है, हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे ऊंचा कोर्ट है, लेकिन हमारे देश के अंदर राज्यों के हाई कोर्ट्स का अपनी जगह स्थान है। वो भी अपनी स्वायत्तता के हिसाब से राज्यों के अंदर बहुत से फैसले देते हैं। और इस फेडरल स्ट्रक्चर में और हमारा जो जुडिशरी का पूरा सिस्टम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर आखिरकार जब तक उसको एग्जीक्यूटिव कोई कानून में परिवर्तन करके बदले नहीं, तो कानून के रहते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही सर्वोपरि माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुत सारे समय में हाई कोर्ट्स भी अपने राज्यों के अंदर संज्ञान लेकर के कुछ निर्णय लेते हैं और वो आदरणीय निर्णय होते हैं, जिनसे नहीं भी सहमति है, लोग कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी जहां हमारी सहमति नहीं है, उसके लिए हम अपनी असहमति जता सकते हैं। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी का और इवन हमारी जुडिशरी का ये तो कम से कम नियम है कि आप राय से सहमत नहीं हैं तो नहीं हैं, लेकिन वो सर्वोच्च कोर्ट का फैसला है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने क्या बोल दिया? उन्होंने एक सेंटेंस का प्रयोग किया
जिस पे मुझे बहुत भारी दिक्कत है। उन्होंने ये कह दिया कि मैं उन्हीं के शब्द कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा सम हाई कोर्ट्स आर रनिंग प्राइवेट गवर्नमेंट्स। अब ये कोई शब्द है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत से राज्यों के हाई कोर्ट्स ने वहाँ कुछ पिटीशंस डलने पे सरकारों को और केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। वो संज्ञान ले रहे हैं उन प्रश्नों का जिससे हमारी इस देश की जनता वाकिफ हो रही है दिक्कतों से। तो आप आंखें दिखाना चाहते हैं? ये क्या तरीका है? ये खतरे की घंटी है। मैं इसीलिए मजबूर हुई आज बात करने के लिए, और इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सरकार इसको समझ ले कि इस तरीके की धमकियाँ किसी के भी थ्रू दी जाए। और मैं वो बातें पहले कर चुकी हूँ जिन बातों के बारे में मैं दोबारा अभी जिक्र नहीं कर रही। पर मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनवाई अभी जारी है, लेकिन अगर सॉलिसिटर जनरल सरकार का व्यू पॉइंट बता रहे हैं तो सरकार का व्यू पॉइंट समझ में आ रहा है कि कोई भी आवाज उठाए तो आए बाएं ताएं आप किसी न किसी तरीके से उनको रिडिक्यूल कीजिए। और अगर हाई कोर्ट्स किन इश्यूज का संज्ञान ले रहे हैं तो उनके ऊपर आप आक्षेप कीजिए। हम जानते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस जो हिम्मत करके कुछ मुद्दों को सामने लेके आ रहे हैं, वो हिम्मत नहीं, उनके हिसाब से वो उनकी ड्यूटी है। मैं जानती हूँ कि वो कहेंगे कि ऐसे शब्द के प्रयोग की क्या जरूरत है, वो उनकी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। लेकिन आप क्या करेंगे? कुछ का तबादला करेंगे, कुछ को किसी और बेंच के साथ अटैच करेंगे, वो सब कुछ भी करेंगे। और आज तो आपने उठ के कह दिया कि वो प्राइवेट गवर्नमेंट्स चला रहे हैं। क्यों बोल दिया आपने ये कल, जो आज अखबारों में छपा है? और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, मार्टिन किंग लूथर ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। वो रेशियलिज्म के खिलाफ, नस्लवाद के खिलाफ दुनिया के बहुत बड़े हीरो माने जाते हैं। उन्होंने संघर्ष अमेरिका में लड़ा था कि वो पूरी दुनिया में माननीय है, जैसे गांधी पूरी दुनिया में माननीय है अहिंसा के लिए, जैसे लेनिन पूरी दुनिया में माननीय है कि उन्होंने पहली क्रांति मजदूर किसानों की सत्ता कायम की, पहली क्रांति का नेतृत्व किया, जैसे हो ची मिन्ह बहुत माननीय है जिन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों के साथ टक्कर ली अपने मुल्क के वास्ते। ऐसे ही जैसे बहुत से और नेल्सन मंडेला जैसे लोग माननीय हैं, इसी तरीके से मार्टिन किंग लूथर माननीय है। मैंने उनके सेंटेंस का चर्चा किया और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम्बलनेस जरूरी है। और इस मामले में जब आप ये मान रहे हैं कि विपदा बहुत गहरी है, पूरे देश को एक साथ चलना जरूरी है। इसलिए मैं बहुत आज पीड़ित हूँ इस बात से कि हरियाणा सरकार ने फिर से दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर्स को सील कर दिया है। हरियाणा से दिल्ली में नहीं घुसेंगे, दिल्ली से हरियाणा में नहीं घुसेंगे। तो ये नेशनल कैपिटल रीजन किस लिए बनाया गया था? कि लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं तो दूसरी जगह पे अपना घर रख सकते हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल इसका जवाब देंगे हमको, या केंद्र की सरकार हमें इस चीज का जवाब देगी कि क्या इस महामारी से सबने मिलकर के लड़ना है या कि सरहदें बांटनी है? और इसीलिए ये संज्ञान केंद्र सरकार को लेना होगा, राज्य सरकारों का कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। आने वाले दिनों के अंदर जब आप ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फिर से खड़ा करने की जरूरत है, जब ये तय हो गया है कि बहुत सारी जगहों के सरकारी दफ्तर तो चल रहे हैं, धीरे धीरे बाकी जगह खुल रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी आपने खोल दिया है, कुछ कुछ जगहों के ऊपर कुछ बेल्ट्स के अंदर काम धंधे शुरू हो गए हैं, तो क्या इस कोविड महामारी को अपनी अपनी बाउंड्री को बंद करके लड़ा जाएगा? ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है। आप कह रहे हैं कि हम मजदूरों को भेज रहे हैं ट्रेनों से, आप अपने राज्य में मजदूरों को एक्सेप्ट कर रहे हैं ट्रेनों से, बसों से, और फिर आप बॉर्डर्स जो हैं उनको सील कर रहे हैं कि लोग आ जा नहीं सकते एक दूसरे बॉर्डर के अंदर। ये सब क्या है? ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है तो क्या है? मैं ये फिर से कहूंगी कि ये सरकार बहुत कंफ्यूज है। लॉकडाउन जिस ढंग से लगाया, लोगों की जिंदगी लॉकडाउन कर दी। अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने का समय आया तो लोगों को बड़ी प्रिकॉशन से
उनको समझा के सबको साथ लेके संज्ञान लेकर के इससे बाहर निकलना है, तो फिर से एनार्की और अराजकता फैलाई जा रही है। और फिर कोर्ट्स के अंदर जो आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं वो बताते हैं कि आप हम्बल हैं ही नहीं, आप मॉडेस्ट हैं ही नहीं, आप चीज़ों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि सबको साथ लेंगे, जो गलती हुई सो हुई, चलो अब एक साथ चलते हैं, क्योंकि मालूम नहीं ये महामारी कब तक साथ रहने वाली है अभी, और उसको कैसे हम धीरे धीरे निपटेंगे। इसीलिए मैं आज फिर ये बात करने के लिए आपके बीच में आई, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, बहुत से मामलों में खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। हम ट्रेड यूनियंस के मामले में भी रवैया हम जानते हैं जो चल रहा है, उस पर मैं बोल चुकी हूँ। और इसीलिए आज इस तरीके से एक किस्म का हाई कोर्ट्स को धमकी देना, और जो आवाज़ उठाएगा, आप सीनियर मोस्ट जो लॉयर्स हैं उनको भी आपने इनडायरेक्टली धमकी देने की कोशिश की, ये सब नहीं चलेगा इस मुल्क के अंदर। कहीं तो लगाम लगाइए इन सब चीज़ों को। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं फिर से कह रही हूँ, सबको साथ लेकर के चलना सीखिए। जो बोलते हैं आप स्टेट्समैनशिप और कंपैशन, कृपा करके उसका पालन करना शुरू कीजिए। जनता से मेरा फिर से ये कहना है, मिल करके हमको चलना है, किसी किस्म की कोई कोताही बरतने की हमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन देश को तो इस संकट से बाहर निकालना ही है। सब मिलके आगे बढ़ेंगे। आज मैं इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद।